हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं हॉबिट के थर्ड पार्ट की बात करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ ड्रैगन स्मॉग के बारे में, या यूँ कहिए इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है स्माउग। तो आज मैं ड्रैगन स्माउग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो ऐसा स्माउग कहाँ से आया इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वो उत्तर दिशा के पहाड़ों से आया था और वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्वार्फ साम्राज्य के धन संपत्ति वैभव यानी कि सोना और खजाने को देख के आया था। आप लोगों ने सेकंड पार्ट देख ही लिया होगा और स्माउग कितना विशाल है ये भी देखा होगा। लेकिन बात ये थी कि वो वहाँ आया क्यों था ड्वार्फ किंगडम में। स्माउग को सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और बेशकीमती रत्नों से मतलब है। सेकंड पार्ट में स्माउग एक बहुत ही ज़बरदस्त डायलॉग बोलता है अपने बारे में, जिसका हिंदी में मतलब है, मेरे शरीर का कवच एक साधारण कवच से 10 गुना बेहतर है। मेरे दांत तलवार की तरह हैं, मेरे पंजे भाले जितने बड़े हैं, और जब मैं अपनी लंबी और भयानक पूंछ ज़मीन पर पटकता हूँ तो उससे धरती कांपने लग जाती है। मेरे विशाल पंख फड़फड़ाने से तूफान आ जाते हैं और मेरी सांस मौत के बराबर है। जब स्माउग अपना खुद का इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन देता है, वो सीन ही यूनिक है अपने आप में। और वो ये सब घमंड में तो कह ही रहा है, लेकिन सभी बातें सच भी है। 150 सालों से भी अधिक समय तक स्माउग थ्रॉर के खजाने पर कब्जा करके बैठा हुआ था। थ्रॉर, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, ड्वार्फ किंग था। यानी कि ये जो हॉबिट वाली मूवी के इवेंट्स हैं, वो जब स्माउग ने लोनली माउंटेन पर कब्जा किया था, उसके 150 सालों के बाद की कहानी दिखाई गई है इसमें। अच्छा, ये सुनिए कि ड्वार्फ्स के खजाने में था क्या क्या जिसके कारण स्माउग यहाँ खींचा चला आया था। तो इनके खजाने में था गोल्ड, जेमस्टोन्स यानी कि तरह तरह के बेशकीमती मणियाँ, सिल्वर यानी कि चांदी, पर्ल्स यानी कि मोती, एमरल्ड्स यानी कि पन्ना, सफ़ायर यानी कि नीलम, और डायमंड्स यानी कि हीरे। और इन सब में इन सभी से बढ़कर था एक जेमस्टोन जिसको कहते हैं आर्कन स्टोन। ये उन सभी खजाने में सबसे ज़्यादा बेशकीमती रत्न था जिसको थॉरिन चाहता था। एनीवे, स्माउग को इस मूवी में आवाज़ दी है बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने, और क्या गज़ब आवाज़ दी है उन्होंने। और जैसे मैंने आप लोगों को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के सेकंड पार्ट के रिव्यू में गॉलम वाले कैरेक्टर के बारे में बताया था कि कैसे एंडी सर्किस ने मोशन कैप्चर सूट पहन के गॉलम के मूवमेंट्स बनाए थे, सेम उसी तरह बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने भी मोशन कैप्चर सूट पहन के स्माउग के मूवमेंट्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाए हैं। बेनेडिक्ट कम्बरबैच बाकायदा जू जाते थे जानवरों को समझने के लिए, खासकर रेप्टाइल्स के मूवमेंट को समझने के लिए, और उन्होंने मोस्टली तरह तरह की छिपकलियों और गिरगिट को देख के अपने मूवमेंट्स फॉर्म किए हैं कि कैसे वो एक जगह पर घंटों बैठे रहते हैं, और जब वो अपने शिकार को पकड़ते हैं तो कितनी तेज़ी से वो लोग मूव करते हैं। एनीवे, आप जब मूवी देखेंगे तो हैरान ही हो जाएंगे और पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये मूवमेंट्स एक आदमी सूट पहन के कर रहा है। खैर, स्माउग ही एक नहीं है जिसने धरती पर अपना आतंक फैला रखा था। इसके पहले भी स्माउग से भी बड़े बड़े ड्रैगन्स थे जिन्होंने मिडल अर्थ को अपना निशाना बनाया था, और इन सब में सबसे पहले था ग्लाउरंग, जिसको फादर ऑफ द ड्रैगन्स भी कहते हैं। जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की ओरिजिन स्टोरी में मैंने मॉर्गोथ और साउरन के बारे में बताया था, ऐसे ही सबसे शुरू में सबसे भयंकर ईविल था मेलकॉर, और ग्लाउरंग मेलकॉर की भयानक सेना का लेफ्टिनेंट था। ग्लाउरंग एक एक्सपेरिमेंट था ताकि आगे जाके और भी बड़े बड़े महाकाय, विशाल, खतरनाक और भयंकर जानवर बनाए जा सके एल्व्स के साथ युद्ध लड़ने के लिए। एंगबैंड के गहरे और बदबूदार गड्ढों में 100 सालों तक वहां रहने और पनपने के बाद ग्लाउरंग सबसे पहले बिना पंखों वाला भयानक राक्षस था जिसने एंगबैंड के युद्ध में खूब बड़ी बड़ी सेनाओं को तबाह कर दिया था। लेकिन फिर एक योद्धा जिसका नाम ट्यूरिन था, उसने ग्लाउरंग को मार गिराया था। और एक बात, ग्लाउरंग एक बहुत बड़ा वॉर्म था, यानी कि कीड़ा था, एक विशाल काय कीड़ा। स्माउग के ओरिजिन का आज तक किसी को भी नहीं पता है, और ये मुद्दा अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। टॉलकिन की नॉवेल्स में 2 तरह के ड्रैगन्स बताए गए हैं, एक है फायर ड्रेक्स और एक है कोल्ड ड्रेक्स।
फायर ड्रैगन्स वो हैं जो कि अपने मुंह से आग उगल सकते हैं और जो उड़ सकते हैं, जैसे कि स्माउग। स्माउग से पहले दो और बहुत ही बड़े बड़े शैतान थे, एक तो ग्लाउरंग ही था और दूसरा था अनकालोगान। ये दोनों भी आग उगल सकते थे, लेकिन ग्लाउरंग उड़ नहीं सकता था। इसके बाद आते हैं कोल्ड ड्रैगन्स। ये भी ड्रैगन्स की तरह बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये आग नहीं उगल सकते हैं और इनके उड़ने के पंख भी नहीं होते हैं और चलने के लिए पैर भी नहीं होते हैं। तो एक्चुअली ग्लाउरंग के भी मेरे ख्याल से, जो मुझे समझ में आया है, ना ही उड़ने के पंख थे और ना ही चलने के लिए पैर, लेकिन वो आग उगल सकता था, इसलिए वो फायर ड्रैगन्स की कैटेगरी में आता है। कोल्ड ड्रैगन सिर्फ धुआं या कोहरा छोड़ सकते हैं अपने मुंह से, लेकिन दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों के ही भयानक पंजे और खूब मोटा कवच रहता है शरीर पर, जिसे इंग्लिश में स्केल्स कहते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में बताया था कि गैंडल्फ को डर था कि कहीं साउरन और स्माउग टीम बना के मिडल अर्थ पर हमला ना कर दें, तो एक्चुअली स्माउग को धरती पर राज करने की एज सच कोई इच्छा नहीं थी। उसको सिर्फ और सिर्फ खजाने से मतलब है। तो साउरन स्माउग को ये कह के अपने साइड कर सकता था कि अगर साउरन जीत गया तो पूरे मिडल अर्थ का खजाना स्माउग को दे देगा वो। इसलिए गैंडल्फ ने स्माउग को नष्ट करने की सोची थी साउरन के वापस आने से पहले। अब बात करते हैं अनकालागॉन की, यानी कि दूसरा ड्रैगन जो था। ये दरअसल स्माउग से भी ज़्यादा शक्तिशाली ड्रैगन था और ये सबसे बड़ा ड्रैगन है अब तक का, स्माउग से भी बड़ा। तो अनकालागॉन को मॉर्गोथ ने पाल पोस के बड़ा किया था अपने युद्ध के लिए। अब आपको ओरिजिन स्टोरी से पता ही होगा कि मॉर्गोथ किससे युद्ध करने वाला था, एल्व्स से ऑब्वियसली। लेकिन अनकालागॉन को हराने के लिए बहुत ही बड़े बड़े विशालकाय और महाकाय गरुड़ पक्षी आए थे और अनकालागॉन को मार गिराया था एल्फ एरंडिल ने, जो कि लॉर्ड एलरॉन्ड के पिता हैं। जब अनकालागॉन हार गया तब मॉर्गोथ की सेना ने भी सरेंडर कर दिया था और अनकालागॉन का शरीर इतना बड़ा था कि जब वो मरा तो 3 बड़े बड़े जलते हुए ज्वालामुखी के पहाड़ उसके शरीर के नीचे कुचले गए थे। ये बताता है कि कितना बड़ा शरीर था अनकालागॉन का। और स्माउग का साइज़ मूवी के डिज़ाइन के हिसाब से 130 मीटर लंबा था, जो कि 2 जंबो जेट्स की लंबाई के बराबर है, और उससे भी बड़ा अनकालागॉन था। तो अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा होगा अनकालागॉन। और टोल्कियन के नॉवेल्स में ऐसा कहा गया है कि ड्रैगन्स अपनी लूट के ख़जाने की ज़िंदगी भर रक्षा करते रहते हैं और ये ड्रैगन्स हमेशा के लिए जीते ही रहते हैं जब तक कोई इन्हें मार नहीं देता। अब ये सुनिए, कहते हैं कि स्माउग की आग में जो शक्ति वाली अंगूठियां हैं ना, वो पिघल सकती थी, यानी कि रिंग्स ऑफ पावर कैन मेल्ट इन स्माउग्स फायर। लेकिन जो 1 रिंग है वो नहीं पिघल सकती थी या नष्ट हो सकती थी। जो रिंग्स कम पावर की थी वो पिघल सकती थी, यानी कि एल्व्स की 3 रिंग्स, ड्वार्फ्स की 7 रिंग्स और आदमियों की 9 रिंग्स स्माउग की आग में पिघल सकती थी या नष्ट हो सकती थी। और कहते हैं कि ड्वार्फ्स को जो 7 रिंग्स मिली थी थ्रॉर के साथ युद्ध में, शायद 4 रिंग्स तो पिघल भी गई थी स्माउग की आग के कारण। और गैंडल्फ ने कहा भी है नॉवल में कि नो ड्रैगन्स फायर कैन मेल्ट द रिंग, यानी कि किसी भी ड्रैगन की आग उस 1 रिंग को नहीं पिघला सकती है। यहाँ तक कि अनकालागॉन की आग भी 1 रिंग को नष्ट नहीं कर सकती है। और स्माउग के पास एक पावर है जिसको कहते हैं ड्रैगन स्पेल, यानी कि जब स्माउग बोलता है तो जो कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले हैं वो भी उसके स्पेल से हिप्नोटाइज हो जाते थे और स्माउग की बातों में आके अपनी जान गंवा बैठते थे। ये वाली खैर मज़ेदार बात है, स्माउग सबसे अमीर काल्पनिक पात्रों में से एक है। इस लिस्ट में है स्क्रूज मकडक, टोनी स्टार्क और टाइमवेल लैनिस्टर जैसे लोग। स्माउग के खजाने की वैल्यू $62 बिलियन की जाती है। खैर बिल्बो जब पहाड़ के अंदर घुसा और जब उसने पहली बार स्माउग को देखा तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उसका साइज़ कल्पना से कुछ ज़्यादा ही बड़ा था और स्माउग का पूरा शरीर इम्पेनेट्रेबल आर्मर से ढका हुआ था, यानी कि अभेद्य कवच से ढका हुआ था। यानी कि ऐसा कवच जिसको कोई भी मजबूत से मजबूत हथियार भी नहीं भेद सकता था। यानी कि स्माउग को मारना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। लेकिन उसके पेट के नीचे का जो भाग था वहाँ कोई आर्मर नहीं था, और ये बात स्माउग को पता थी कि अगर कोई उसे मारना चाहता है तो वो सीधा उसके अंडर बेली पर निशाना लगाएगा और फिर स्माउग बच नहीं पाएगा।
उसके लिए वो हमेशा ही खजाने पर ही लेटा रहता था या सोता रहता था, और सालों सालों तक यूं ही वहाँ पड़े रहने के कारण बहुत सारे हीरे, पन्ने और जवाहरात उसके शरीर में जड़ गए थे, जिसके कारण उसके अंडर बेली पर भी एक कवच बन गया था। एक्चुअली में स्माउग के अंदर हमेशा ही एक फर्नेस की तरह आग जलती रहती थी। बिल्कुल अंधेरे में भी स्माउग की बॉडी ग्लो करती रहती थी उसी आग के कारण जो उसके शरीर के अंदर थी। लेकिन जब वो सोता था या आराम करता था तो उस आग की गर्मी थोड़ी कम हो जाती थी, बट हाँ, गर्मी रहती थी। तो जब वो सालों सालों तक एक ही जगह पर लेटा रहा तो उसके शरीर के नीचे दबे हुए हीरे या रत्न धीरे धीरे समय के साथ मेल्ट होकर उसके शरीर से चिपकने लग गए थे, जिसके कारण वो हीरे और रत्न उसके शरीर का ही एक हिस्सा बन चुके थे। स्माउग के लाल, सुर्ख और सोने के रंग वाले आर्मर उसको हर हथियार से बचाते थे, और हीरे जो उसके शरीर में हमेशा के लिए जुड़ गए थे वो भी बचाते थे। लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि डेल के जो राजा थे जिनका नाम गिरियन था, उन्होंने एक हथियार बनाया था जो ड्रैगन के आर्मर को भी भेद सकता था, और वो था ब्लैक एरो। तो जब स्माउग डेल शहर को जलाने आया था तब गिरियन ने वही एक ब्लैक एरो मारा था स्माउग को, और स्माउग के आर्मर का एक स्केल उस ब्लैक एरो के लगने से टूटकर गिर गया था, लेकिन उसके शरीर को नहीं भेद पाया था। ये बात बिल्बो ने नोटिस कर ली थी स्माउग के शरीर पर। स्माउग के आर्मर का एक स्केल टूटा हुआ होने के कारण वहाँ अब कोई प्रोटेक्शन नहीं था, और ये जगह ड्रैगन के दिल के पास ही थी शरीर में। अब फिर से स्माउग लेक टाउन तबाह करने आया था, तब बार्ड ने फिर से वही ब्लैक एरो उसके उस टूटे हुए स्केल वाली जगह पर चलाया जहाँ कोई आर्मर नहीं था, और इस प्रकार स्माउग मारा गया। तो अब थर्ड मूवी हम लोग स्माउग के मारे जाने के बाद से शुरू करेंगे। आप लोगों को आज का रिव्यू कैसा लगा, स्माउग की कहानी कैसे लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।